अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं आप सेठी से सवाल और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि आज नेशनल असम्बली सेशन बिल आखिर हो ही गया, 16th नेशनल असम्बली। इसका इफ्तिताही इजलास था आज और 7 साल के बाद वहाँ नवाज शरीफ साहब भी आए, रौनकें बहाल हुई नेशनल असम्बली की। और है तो आज यानी लीप ईयर 29 फरवरी। अब इसकी हर साल जो एनिवर्सरी होती है वो 4 साल के बाद जाके ही मनाई जाएगी। पता नहीं है 4 साल देखने में इनको नसीब होंगे या नहीं होंगे। एनीवेज बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे कि ये इजलास हो सके। मुश्किल खड़ी किसने की आपको तो पता होगा, बाखबर होंगे आपके कप्तान के जो आखिरी खिलाड़ी हैं इस खेल में, या पहले खिलाड़ी थे जो अभी एंड आखिर तक वही बचे हुए हैं ना। बाकी सब तो रुखसत हो गए एक एक करके, चाहे वो उस्मान बुज़दार हो या परवेज इलाही साहब हो। अब सिर्फ डट के खड़ा है जैसे कप्तान वैसे सदर साहब खड़े थे। और आखिर तक उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर डिले किया समरी को जो भिजवाई गई थी कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता आप ये इजलास नहीं बुला सकते, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जब पता चला कि 21 रोज के बाद ऑटोमेटिकली इजलास तो होगा, तो बेहतर है कि आप साख बचाएं, इज्जत बचाएं। तो उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस के साथ साइन कर दिए। तो उन्होंने रांझा राजी कर लिया सदर साहब ने। देखिए आप सोचिए, अगर आप उनकी जगह पे हों तो आप क्या करें? तो एक सेकंड के लिए अपने आप को उनकी सीट पे बैठा दें। अच्छा, सोचें कि आपने खुद ही कहा लास्ट मैन स्टैंडिंग, ऐसे ही है ना। और अगले हफ्ते वो रुखसत हो रहे हैं, नए सदर आ रहे हैं और यहाँ धमकियां दी जा रही हैं। जी, पहले भी धमकी दी गई थी एक दफा आर्टिकल 6 की। जी, किस वक्त याद होगा जब असेंबलियां तहलील करने का इमरान खान साहब ने कह दिया और इन्होंने साइन भी कर दिया और कहा कि इलेक्शन करवाने लगे हैं हम, तब भी बात हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई थी और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सका था। तो एक तो वो स्टेज थी जी, और उसके बाद भी एट एवरी स्टेज इन्होंने रुकावट करने की कोशिश की, मगर क्या हुआ, रुकावट कामयाब नहीं रही और हुकूमतें बनती गई। ऐसे ही हुआ ना, प्रोविंशियल हुकूमत पंजाब की बन गई, ये हुआ वो हुआ, असेंबली में आ गए चले गए। हर स्टेज पे इन्होंने रोकने की कोशिश की। और उस वक्त की जो नून लीग वाले जो पीडीएम वाले थे वो दे वुड गो टू द कोर्ट एंड गेट रिलीफ, या इस धमकी होती थी। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं था। और ये जब बाजवा साहब की छुट्टी हुई और आसिम मुनीर साहब आ गए, उसके बाद इन्हें फिर मोहतात होना पड़ा, बिकॉज क्लियर था कि अब सब कुछ चेंज हो गया। अब उसके बाद इस मसला क्या बना, मसला इनके लिए बना कि खान साहब क्या सोचेंगे। अगर मैं लम्बा पै गया तो खान साहब ने माफ़ नहीं करना। अगर मैं खड़ा होकर अखा खड़ी हाँ तो मैंने इन्होंने माफ़ नहीं करना। तो आप सोचे कितनी मुश्किल सिचुएशन में थे। तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया कि खान साहब को खुश करने के लिए मैं हर चीज़ भी जैसे खान साहब चाहेंगे मैं वही करूँगा। अच्छा। रेजिस्ट करूँगा, मगर पैगाम भिजवा दिया करूँगा कि जी जब वक्त आएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगा। अच्छा, ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त ये इकलौता एक वाकया था कि ये आए थे मुशावरत के लिए इमरान खान से कि आर्मी चीफ अपॉइंट जब करने की समरी पे साइन करने थे, इन्होंने वो वाला काम भी किया हुआ, सब कुछ किया हुआ है जी। मगर हर स्टेज पे या नाकाम हो गए या इन्होंने खुद पीछे अपने आप को सॉरी करके पीछे कर लिया। अब आप सोचिए कि जैसे ये रिटायर होंगे यहाँ से तो इमरान खान साहब को मिलने जाएंगे। अच्छा, जाहिर है मुंह पे कुछ रह गया कि वो नहीं, वो मिलना जरूरी है ना। अच्छा। अगर ये रिटायर पूरी पीटीआई से रिटायर करना चाहते हैं फिर भी जाना पड़ेगा। खान साहब माफ़ नहीं करते, खान साहब याद रखते हैं। और खान साहब ने सबको एक हदायत दी है कि टफ लाइन लेनी है, रेजिस्ट करना है। अगर आप लॉयल हैं टू मी एंड टू द पीटीआई, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उन लोगों को अहमियत मिल रही है जो लड़ते हैं और खान साहब की बात जो है टू द डॉट मानते हैं। ठीक तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने फैसला तो यही किया था कि जब वक्त आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मगर इन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और सारे पीडीएम वाले हैं वो फिर धमकी तो देंगे। उन्होंने दी भी, यहाँ उन्होंने 2-3 किस्म की धमकियां दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा आर्टिकल 6 लगता है, ठीक। इसके बाद फिर ये कहा कि तू नाम भी बुलाओ तो हम आ जाएंगे, हम स्पीकर को कर लेंगे कानून के मुताबिक। और क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है इस वक्त प्रेसिडेंट के पास नहीं है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारी जो है वो अब ट्रांसफर होगी, पावर ट्रांसफर हो चुका है। जब पावर ट्रांसफर हो जाए तो फिर जिसके पास पावर फॉर्मल पावर होती है उसकी बात कोई नहीं सुनता, सिंबॉलिक है उनके पास। तो वो इसलिए इनको इस बात का एहसास था कि ये सेशन तो कॉल कर लेंगे। मगर मैं मर जाऊंगा क्योंकि खान साहब ने तो क्या मैं डट जाऊंगा, इन्होंने मेरे थे आर्टिकल 6 लगा देना। अभी भी बातें हो रही हैं
कि इन्होंने जो कुछ काम किया है इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई बाद में इनके ऊपर करनी है। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की खौफ से उन्होंने दोनों गेम्स खेली हैं। खान साहब को कहा मैं तो डटिया रहा, मगर आखिर में आके तो ये हुआ, तो फिर मुझे क्या करता मैं, व्हाट कुड आई डू। उन्होंने तो कर ही लेना था, उन्होंने ये, और फिर मुझे ये धमकी दी थी, तो ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि ये दिस वाज नॉट अ सीरियस थ्रेट, ओके, दिस सोची समझी थी गेम। और फिर मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट को इशारा भी चला गया था कि मैं कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोग इसको इससे ताबीर कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे शायद वहां से कोई प्रेशर आया तो ये माने, आप कह रहे हैं जाती फैसला। नहीं, वो प्रेशर क्या आना था मैं आपको बताऊं, वो तो आ गया था ना, मीडिया के अंदर आ गया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आसिम मुनीर साहब को कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर तो देना था उन्होंने, असेंबली तो कॉल हो जानी थी, तो इनको थ्रेट देने की क्या जरूरत थी। इनको तो वैसे ही पता चल गया था कि अब वहाँ जो बातें हो रही हैं तो ये तो फिर ऑपोजिशन करेगी। अब ये अपनी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ताकि इनके ऊपर कोई और कार्रवाई ना हो, बट ही डजंट वांट टू गो इनटू द बैड बुक्स ऑफ इमरान खान। तो ये दोनों तरफ खेल रहे थे और कामयाब हो गए। और मैं समझता हूँ कि अब ये एटलीस्ट ये हो गया कि जब वो खान साहब को मिलने जाएंगे तो खान साहब इनको अच्छू नहीं पढ़ेंगे, और ये फिर अपनी पूरी डिफेंस देंगे कि ये हुआ और ये हुआ और मैंने ये किया और मैंने वो किया। एंड खान साहब हैज नो वे ऑफ नोइंग कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या कहानी घड़ते हैं, मगर मेरा ख्याल है बचाव हो गया इनका खान साहब। अच्छा, यानी पार्टी में कबूल कर लिया जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है ये कबूल कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ केसेस बनेंगे इन पर। अच्छा, अब वो मेरा ख्याल है एक धमकी रहेगी। अच्छा, कि बिहेव योरसेल्फ, कि बाद में जाके कुछ ऐसी वैसी बातें ना कर देना। कि बातें तो बड़े करते हैं ना वंस दे आर आउट ऑफ ऑफिस, तो वो एक धमकी रहेगी कि चुप करके बह जा। क्योंकि जाहिर है कि एज प्रेसिडेंट इनके साथ आना जाना तो आर्मी चीफ्स का भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स का भी हुआ है, बहुत सी बातें हुई हैं, ब्रीफिंग्स हुई हैं। हाँ, तो इनके ऊपर वो एक शैडो रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये चुप करके ही रहेंगे, ज़्यादा इधर बातचीत नहीं करेंगे। अगर किया इन्होंने तो केसेस लग जाएंगे इनके ऊपर भी, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है एज प्रेसिडेंट वो उसी 5 साल के लिए होती है। उसके दौरान इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, कोई एलिगेशन, उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। और इनके ऊपर 1-2 इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ अपने बेटे की कारोबार शुरू करवाया था, और उसकी जो सेरेमनी थी गवर्नर हाउस में उसको लॉन्च किया था। और ये खुद पहुंच के वायरल हुआ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस किस्म की चीजें बनाने को तो बहुत कुछ बना लेते हैं ना हुकूमत, तो दोनों पता है हर दो। हाँ, इन्होंने एक रेफरेंस भी बनाया था, करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी भेजा था। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे एक ट्वीट करके भी पीछे हट गए थे। बहुत सी मिसालें हैं इसकी। तो लेकिन इन्होंने अपनी गेम दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है, सर्वाइवल। तो देखे ना, फॉर एग्जाम्पल ही कुड हैव रिजाइंड अर्लियर। जब इनकी टर्म खत्म हो गई थी, इनको कहा गया नहीं आप कैरी ऑन करें, तो इन्होंने जाके इमरान को यही पैगाम भेजा होगा कि मेरा कैरी ऑन करना जो है वो सबके मफाद में है। कम से कम मैं यहाँ बैठा तो हूँ, कम से कम कुछ चीज़ें मैं शायद रोकने की कोशिश करूँ। मैं चला जाऊँगा तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए उसने कहा होगा हाँ बैठे रहें आप, और लड़े। अब वो ये इसीलिए उसको छोड़ा था, मगर ये उनको नाराज नहीं करना चाहते थे दूसरों को भी कि हाँ मैं बैठ जाता हूँ, जो कहेंगे कर लूँगा। दोनों तरफ का इनको सामना था, लेकिन अच्छा खेल गए। और मुकाबला तो दिलील नातवा ने खूब किया, लेकिन जहाँ तक बस चलता था वहीं तक किया। अब यहाँ पर ये सवाल है कि अब की बार जो उन्होंने नुक्ता उठाया था जिसकी बुनियाद पे वो डिले कर रहे थे, वो रिजर्व सीट्स का मामला था कि वो पहले तय होना चाहिए, बाद में ये सेशन कॉल करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज करके कहीं संभाल के रख दिया है। ताखीर क्यों है? ताखीर सिर्फ एक बात की, आई थिंक ये चाहते थे कि ये असेंबलीज के अंदर ओथ टेकिंग हो जाए। अगर उससे पहले ये फैसला आ जाता तो ऐन मुमकिन था कि इमरान खान कहता अपने लोगों को कि आपने ओथ ही नहीं लेना, आपने ओथ नहीं लेना। क्योंकि देखिए जब ये लोग जाके ओथ ले लेते हैं जी, तो फिर पार्लियामेंट लेजिटिमेट बन जाती है ना। हाँ, कि आपने कबूल कर लिया। हाँ, आपने कबूल कर लिया। एक दफा पार्लियामेंट को आपने कबूल कर लिया ओथ के साथ, तो फिर आपने इलेक्शन मान लिया। हाँ, आपने इलेक्शन मान लिया, आप जनरल इलेक्शन आपने मान लिया। खुसूसन जो सीट्स के ऊपर कुछ जो इश्यूज हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में होंगे, मगर आपने इलेक्शन की लेजिटिमेसी और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो मान रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इस फैसले को रोका हुआ था कि पहले पहुंच जान उसे कर लें, उसके बाद फिर जरूरत होगी। और मेरा ख्याल है इनको नहीं मिलनी वो सीट्स। अच्छा, लेकिन वो जिस लेटर को इशू बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में तो मुख्तलिफ तशरीहात सामने आ रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है कि हमने कोई कोटा की बात नहीं की, बल्कि हमने वो जो टिकट्स इशू करते हुए जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसमें 5% ख़वातीन के कोटा की बात की, लेकिन लिस्ट जमा कराने वाला मामला अलबत्ता वो है। उसकी वजह यह है कि मैं PTI के एक सीनियर वकील से बात कर रहा था। अच्छा। और मैं कहा यार असली गल तो दसो,
डोंट यू थिंक कि ये जो तो आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर? अच्छा, अब जाहिर है ये ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, बिकॉज ऑन द रिकॉर्ड तो वो कह रहे हैं ये हमारा हक बनता है, और वो तो लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाके, और फिर वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऑल द वे हाई कोर्ट जाएंगे, उधर जाएंगे, तो वो तो लड़ेंगे, वो तो उनका हक बनता है लड़ने का। मगर जो इसमें जो मसला है, जो कि मुझे एक सीनियर पीटीआई वकील ने कॉन्फिडेंशियली कहा कि यार गल तो सही है, प्रॉब्लम तो है। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ यार हूँ गल है कि मैं कह तो नहीं सकता, बट एंड दिस इज़ अ सीनियर ओके। तो पता ये चला कि जी वो, और मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ ने भी इसका जिक्र किया है कि आइन के अंदर जो एक क्लॉज है 51(6)(d जिसका ताल्लुक है इसी किस्म की चीज़ के साथ। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तशरीह हो जाएगी इस मामले तशरीह हो की। जाए। मैं वो मेरे पास है वो, कि ये पहले तो ये है कि ये लिस्ट देनी है सारी जी जी, और फिर ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये आपने ज्वाइन करनी है कोई पार्टी। मगर इसमें वो डिटेल नहीं दी गई जो कि इलेक्शन एक्ट में दी गई है। 117 का 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो 105 सेक्शन 105 वो ये कहता है, और ये मेरे पास है इस वक्त, कि जो ये लिस्ट जो होगी इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी किस्म की तब्दील लिस्ट सबमिशन के बाद आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई नए नाम ऐड नहीं कर सकते और निकाल नहीं सकते, और ये नॉमिनेशन पेपर्स के साथ आपने ये लिस्ट देनी है। ओके, अच्छा, अब क्योंकि यहाँ नहीं हुआ ऐसे, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो इसकी लीगल पोजीशन बनती है जी, वो आप चैलेंज करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर जो टेक्सचुअल जो बात है वो ये है कि जब तक आप आइन का जो वो क्लॉज है 51(6)(d वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट का ये क्लॉज है 105 ये उसके बरक्स है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता 104 है। तो वो कहते हैं कि इसको अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। तो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज है तो फिर इसको अमेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्लॉज उसके खिलाफ जाता है। ये इसलिए वो कहते हैं कि एज इट स्टैंड्स, क्योंकि चैलेंज नहीं हुआ, या तो ना कि इसको चैलेंज करें कि ये अल्ट्रा वायरीज है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो हुआ नहीं है, पहले वो करना पड़ेगा तो फिर जाके इसको, इसलिए वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हमें ये सीट्स मिलेंगी, और अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहाँ यही फैसला आएगा। ओके, सो दिस स्टैंड्स वैलिड, और जो मामला है वो तो आपने पहले बता दिया कि इनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया एस्टैब्लिश, और इलेक्शन कमीशन के डिले का भी रीज़न आपने हमें बता दिया। एक और मामला जो पिछले हफ्ते भी डिस्कस हुआ और तब लग रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब ने पेशी के मौके पर, अदालत पेशी के मौके पर बताया था कि उन्होंने ख़त लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद वो कहीं आया नहीं। बैरिस्टर गौहर ने बताया था शाम तक आ जाएगा, नहीं आया। कुछ ज़राए ये कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब मुलाकात के लिए कुछ लोग उनके पास गए तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आप लिखो, और आपको पता है रिस्पांस भी IMF का आया था। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे अभी सियासी सिचुएशन पे, लेकिन ताउन करेंगे आने वाली हुकूमत। अब तो ख़त लिख दिया गया है, आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़त है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं बिफोर आई डिस्कस द ख़त। पहली तो ये है कि ये खान साहब ने कहा था मैंने डिक्टेट करवाया है, एक्चुअली उन्होंने पॉइंट्स डिक्टेट करवाए होंगे जो लोग उनको मुलाकात करने जाते थे, ठीक है, जिसके अंदर खसूसन गौहर साहब थे जी, और अली ज़फ़र साहब थे, मेरा ख्याल है रऊफ़ हसन भी मिलता रहा है। तो डिस्कशन तो हुई है जिसके अंदर खान साहब ने कहा होगा लिखना है ये। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी इत्तला के मुताबिक जो पहले 2 हज़रात हैं जो कि वो परेशान हो गए, उन्हें मारे गए, उसकी वजह ये है, इसके ऊपर भी केस बन सकता है बाद में कि आपने मुल्क के मफाद के खिलाफ एक फॉरेन एजेंसी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट आपने कोई चीज़ साजिश की है या आपने उनको उकसाने की कोशिश की है या मुदाखलत की दावत दी है, तो ये केस तो बनता है। अच्छा, अगर बनाने वाले बनाना चाहें तो बिल्कुल। अब ये जो सारे साहब हैं इनको खान साहब के ऊपर तो कहता है कि मेरे पास 100 केसेस कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल, मैंने ना माफ़ी मांगनी है ना मैंने किसी को सवारी करवानी है। हाँ, वैसे भी वो काफ़ी उन पे केसेस ऑलरेडी हैं, हाँ, तो नहीं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो लड़ाई करना चाहते हैं ना। अब ये जो 3 हज़रात हैं जिनका हमने नाम लिया, रऊफ़ हसन साहब, अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर साहब। अली ज़फ़र साहब तो सॉरी करके पहली लीडरशिप से हाँ इलेक्शन से वो एक तरफ हुए हैं, कितने फसना पे हाँ, चेयरमैन नहीं बनना चाहते। मेरे ते भी केसेस बन जाने ने, मेरी तो सारी जिंदगी की वकालत जी फारग हो जानी है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो अपना ठीक हूँ, वकील ही ठीक हूँ, मैं आई एम नॉट इनटू दिस, सेनेट ठीक है बट ये नहीं मैं करना, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लैश है विद द एस्टैब्लिशमेंट। स्ट्रेट
अच्छा, अब साए आए गौहर साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो भी थोड़े जे डगमगा गए, वो थोड़ी टंगा शंगा कांपनी थी कि क्या काम पे टांग रही है, और मेरा ख्याल है उधर भी कोई काम पे टांग रही थी। तो बेचारों ने पकड़वाने का, रऊफ यार तू कर दे। अच्छा, अब रऊफ बेचारा फंस गया। हाँ। अब रऊफ ने कहा हुण मैं की करा, कोई तीसरा बंदा तो मिलता कोई नहीं। और खान साहब ने सख्ती नाल किया, और इन्होंने मेरे ख्याल गोडे छोटे पकड़े होंगे कि यार असी तो नहीं करना, तू करना तो कर दे। तो मेरा ख्याल रऊफ ने अपना नेक स्टिक आउट करके उन्होंने कहा चलो जी मैं कर देना। अच्छा, अब बात यह, रऊफ साहब ने कर तो दिया, ठीक है। और अब इसके बाद 2 पॉइंट्स हैं। हाँ। अब ये जरूर है कि रऊफ के ऊपर भी केस हो सकता है लिखने पर सिर्फ, बिकॉज ही साइंड द लेटर ना, इट्स नॉट इमरान खान। इसका मतलब है वो नहीं आएंगे, जद में रऊफ हसन साहब आएंगे। मगर रऊफ ये कहेगा मुझे तो खान साहब के ऑर्डर्स थे, तो खान साहब भी आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, मगर रऊफ नहीं बच सकता अगर नियत एक्शन की हुई। हाँ, स्टेट के इनको भी। एक्शन। अब रऊफ भी बड़ा बोलता है, शौकत तरीन साहब के खिलाफ नहीं हुआ तो रऊफ साहब तो के रऊफ खिलाफ। ने भी मेरा ख्याल है कि चल जी तुसी हुण घूमो, कभी अदालतों में जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। Face the music। वो हरासमेंट का तो है ना, सभी को हरास किया जा रहा है जी। जो भी खड़ा होता है, चलो जी। अब आइए आपके इसके खत के अंदर है क्या। अब यहाँ 2 मौक़िफ़ हैं। एक तो खैर जो मौक़िफ़ सभी कह रहे हैं कि जी आपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ पीटीआई को ये काम नहीं करना चाहिए था। जी, ठीक है ना। ऑपोजिशन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, मीडिया भी यही कह रहा है। मैंने कोई सुना नहीं मीडिया वालों को कहते हुए कि नहीं ठीक किया। तो एक तो ये कंसेंसस है इस मुल्क में जी, कि आपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये काम किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसीलिए वो केस भी बनता है ना, इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट पीटीआई ने दिया है वो काबिल कबूल नहीं है। वो क्या है? वो ये कि आप ऑडिट करवाएं पहले इलेक्शन का 30% ऑफ दिस। जी, वो तो उन्होंने आईएमएफ को कहा है ना। जी, वो पाकिस्तान को तो नहीं नहीं कहा। पाकिस्तान को नहीं, तो फिर वो तो आर्ग्यूमेंट कहीं और है ना, मैं वो डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब बात यह कि इन्होंने कहा क्या है, इस खत की नौयत क्या है, इसके अंदर कितना वजन है, कितना पानी है। पहले हमने ये सोचा था कि ये कहेंगे जी कर ये करें, वो करें, ये करें, मगर जब मैंने ये खत पढ़ा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़हीन तरीके से इसको बनाया गया, लिखा गया, और इसके अंदर कुछ मोटे पॉइंट्स हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आईएमएफ इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये बड़ा किसी ने ये बात नहीं कही और मैं कह रहा हूँ। इसमें देखिए उन्होंने जो हवाला दिया है वो बड़े इंटरेस्टिंग हवाले दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने 1997 के अंदर एक गाइडेंस नोट लिखा था कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक किस्म की एडवाइस अपने लोगों को और बाकी लोगों को जिनको एड देते हैं। उसमें लिखा था द रोल ऑफ द आईएमएफ इन गवर्नमेंट इश्यूज, आईएमएफ का क्या किरदार है गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर। इसके ऊपर वो नोट लिखा गया था, आईएमएफ की इंटरनल नोट है, ठीक है। उसमें से जो नोट के जो उन्होंने कोटेशन दी है रऊफ साहब ने, वो बहुत अहम है और उससे बड़ा वजन है। वो ये कहते हैं कि आईएमएफ ये कहता है उस नोट के अंदर, अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर तर्जुमा आप कर दें। As such, it is legitimate for management to seek information about the political situation in member countries as an essential element in judging the prospects for policy implementation. मतलब कि IMF की मैनेजमेंट जो है वो उसका हक बनता है और लीगल लेजिटिमेट हक बनता है कि वो इंफॉर्मेशन मांगे जिन कंट्रीज़ को इमदाद दे रहा है कि वहाँ आपकी जो सियासी सिचुएशन कैसे है जिसके अंदर आपने ये इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं बनानी है। बिल्कुल, कि सियासी सिचुएशन के ऊपर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि इस सूरत हाल में क्या आप आईएमएफ का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। हाँ। इससे कबल कि वो आपको प्रोग्राम दे दें, पहले वो अपने आप को एश्योर करेंगे कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है। और खान साहब का ये कहना है यहाँ सिचुएशन वैसे ही है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ये आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी और आपकी अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक आपको ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सोचना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो स्टेबिलिटी लेके आएगा। ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, ये इंस्टेबिलिटी। आपका प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकेगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो आपके अंदर ये जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो आप मेहरबानी करें अपनी गाइडलाइंस को देखें, फॉलो करें पाकिस्तान और फिर इसके अंदर वो हिदायत ये करते हैं कि जी आप देख लें हमें 30% आप ऑडिट करवाएं, पाफन से करवाएं। और दूसरा वो कहते हैं कि देखिए यूरोपियन यूनियन ने सबने ये कह दिया है कि जी इलेक्शन ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो आप उनको जहन में रखें और आप मेहरबानी करें और ये करें जी।
तो अब वो कहते हैं आपकी अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक आपको ये करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे कि आप इन्वेस्टिगेट करें, आपका कोई काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना। वेरी गुड पॉइंट। मगर आप जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है उनसे पूछे आप। बिल्कुल। तो फैफर ने किया है, पैटर्न ने किया है, पैटर्न कोalition 38 ने किया है, और लोगों ने भी बहुत से किया है, तो उनसे आप पूछें। तो और बात बड़ी सीधी सी है। मैंने एक आर्टिकल नहीं पढ़ा जो कि कहे कि ये फेयर इलेक्शन है। पाकिस्तान छोड़ देना, इंटरनेशनली कुछ कमेंट्रीज आई हैं, सब ने यही लिखा है कि ये बड़ी अनफेयर इलेक्शन थी और ये खान साहब ने जीती भी थी और ये हरा दिया गया। ये दिस इज द कॉमन परसेप्शन। तो बहुत पावरफुल नोट है। मैं दाद देता हूँ पीटीआई वालों को कि उन्होंने ये पॉलिसी गाइडलाइंस निकाल के इस किस्म की बात की है। आईएमएफ को उसका अपना आईना दिखा दिया कि आप पाकिस्तान अब आईएमएफ के लिए अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रॉब्लम बनेगा। मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ इसको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को टाइट करने के लिए। अच्छा, कितना टाइट किया जा सकता है और इसके नतीजे में क्या वो प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है जो पाकिस्तान को मिलेगा मार्च के बाद? इसके से मिलते जुलते मजीद सवालात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पुराने ज़माने में सेठी साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि ये दिल जलों का ख़त है, ज़रा बच के खोलना, आतिश भरी है इसमें, कहीं जल ना जाए हाथ। अब ख़त तो लिख दिया है और जाहिर है दिल जलों का ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, हाथ जलेगा या बच जाएगा? देखिए, आईएमएफ ख़त पढ़ के चुप कर जाएगी। आईएमएफ ने कोई बयान नहीं देना है। ये ज़रूर कहेंगे कि मिल गया, अगर मिल गया तो कहेंगे कि हमें मिल गया और हम सोचेंगे इसके ऊपर। जब आपकी नेगोशिएशंस होंगी ना, उस वक्त तक कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। मगर वो एक और भी साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है। पीटीआई पहले इन्होंने कहा था, इन्होंने एक एजेंसी भी हायर की पीआर के लिए जी, एक फर्म थी अमेरिकन जी। अब उस लॉबिंग फर्म के जो कार्रवाई है वो आप नजर आनी शुरू हो गई है। पहले शुरू में ये था कि एक आध सेनेटर, एक आध कांग्रेसमैन से इन्होंने बयानबाजी करवाई इलेक्शन के बारे में। अब इन्होंने क्या किया कि 30-31 कांग्रेसमैन 31 जी, हाँ, उनको आपने इकट्ठा करके उनसे एक बयान दिलवा दिया कि जी ये इलेक्शंस फेयर नहीं हुए और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इस पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट आई है इसके साथ अभी रिकग्नाइज ना करें, मतलब इनके साथ बातचीत ना करें, इनको रोक के रखें। और ये इनडायरेक्ट प्रेशर आईएमएफ पे भी है। मतलब यही है ना, आईएमएफ जो है उसके अंदर मेजॉरिटी जो पावर है वो अमेरिकनों के पास है ना, तो आईएमएफ कांट इग्नोर अमेरिकन गवर्नमेंट। मगर अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी कुछ नहीं। अच्छा। ना ही आईएमएफ कुछ करेगी। मगर ये ज़रूर होगा कि जब आप बात करने लगेंगे अमेरिकनों के साथ किसी चीज़ के ऊपर भी, या आईएमएफ के साथ कुछ आप कहेंगे नहीं ऐसे, तो कहेंगे नहीं हमारे पे बड़ा प्रेशर है। वो तो कांग्रेस की तरफ से भी आ गया है, हुकूमत भी बड़ी परेशान है कि आपने किया क्या है, और हम भी अंडर प्रेशर है, और देखें ना हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं, ये है वो है, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये वो आपको अब और टाइट करेंगे। आपको पैसे मिल जाएंगे, ये अभी तो इशू नहीं है, ये तो अप्रैल तक ये हो जाएगा मसला, वो आपको डिरेल नहीं करेंगे, मगर ये इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। ये जो सारा प्रेशर बिल्डअप पीटीआई ने करवाया है, और उसके साथ आपसे और भी कंडीशंस मनवाएंगे। इसकी बुनियाद पे उनका वेटेज ज्यादा हो गया, आपके साथ बार्गेन पावर उनकी ज्यादा हो गई, और अमेरिकन गवर्नमेंट की भी। ओके। कल को आप यूक्रेन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट हुए। अच्छा। ठीक, पाकिस्तान कहता नहीं है हमने तो नहीं दिए। आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो शॉर्टेज थी यूक्रेन के अंदर। अब पाकिस्तान ने डायरेक्टली नहीं दिए, कोई अमेरिकन कंट्रैक्टर ने आके पाकिस्तान से ख़रीदे हैं। अच्छा। और वो फिर गए हैं, कहा यह गया कि वो गए हैं अमेरिका, मगर एक्चुअली वो चले गए यूक्रेन। ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज चल रही हैं। अच्छा। ठीक, एक इंटरसेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो कि इस किस्म की स्टोरीज, द इंटरसेप्ट मतलब है वो रास्ते में रोक लेते हैं, खबर इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की हैं आर्टिलरी शेल्स, एंड वो एंड यूज़र सर्टिफिकेट होता है। जब आप वेपन्स ख़रीदते हैं किसी से भी, तो वहाँ देना पड़ता है एक कंडीशन कि आप ये जाएंगे कहाँ, आखिर में कहाँ जाएंगे। तो पाकिस्तानियों ने कहा जी ये अमेरिका जाएंगे। मगर अगर वो पहुंच गए यूक्रेन तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी और भी। अब पाकिस्तान रूस को नहीं बताना चाहता कि हमने ये किया है,
हाँ। वो तो अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहता है, मगर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका ने कहा था दो। तो इन्होंने एंड यूजर सर्टिफिकेट यूएसए का दे दिया और कहा जी सानू की पता, असी तो अमेरिका भेजे सन, उत्थे चले गए ने, उतों भी होर लै गया तो असी की करिए, वो तो अमरीकना नूं पुछो तुसी। अच्छा, अब आगे भी शॉर्टेज, यूक्रेन में मुख्तलिफ चीज़ों की शॉर्टेज है, वेपन्स की, और आर्टिलरी शेल्स हो गए और भी चीज़ें, म्यूनिशंस जिसे कहते हैं, जो कि हमारा पी ऑफ ऑर्डनेंस बनाता है और 4 पैसे भी मिलते हैं। और असी तो इस वक्त कहते हैं जो भी जड़ा खरीदे सानू पैसे दो, वी नीड द मनी, अल्लाह के नाम पे ले लो बाबा, अल्लाह के नाम पे ले लो, मगर हम नहीं दे रहे आपको, आप समझ। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका फिर उनको फिर एक और लीवर मिल गया है। उन्होंने अगर आपसे कुछ हेल्प लेनी है यूक्रेन के अंदर, ठीक है, या किसी और एरिया के अंदर, तो ये लीवर्स होते हैं लेवरेजिंग के लिए, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर देखें ना हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि इस खत की वजह से और इमरान खान ने जो कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी वजह से आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी ये अगली गवर्नमेंट अंडर प्रेशर रहेगी। ओके, ठीक है, चले, ये मेरा अगला सवाल था कि प्रेशर आएगा, आपने खुद ही बता दिया कि आएगा, मगर रोकेंगे नहीं। ओके, वो भी आपने बता दिया। हाँ, टाइट करेंगे, एंज, मगर ये नहीं कि इनको उड़ा देंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, दे विल प्ले स्मार्ट। यस, ओके, एवरीबॉडी विल प्ले स्मार्ट, नॉट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इन अ वे खान साहब ने उनकी हेल्प कर दी। अच्छा, जब आज बात हो ही रही है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिकन को, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने अमेरिका से एक मुतालबा आया और उसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, लेकिन उसके बाद जो इस तरह के इक़दामात हैं और लॉबिंग फर्म हायर करना है, ये उनके अपने मौक़िफ़ की नफ़ी नहीं है? हाँ, मुझे पता था तुम ये पूछोगी सवाल। बात यह है कि मैंने ये कहा है कि खान साहब जो हैं उनका जो सियासत है उसके ऊपर 2 पिलर्स हैं, ठीक, 2 सतून है। एक ये यू टर्न, अच्छा, वो मौका परस्ती का मास्टर है खान साहब। वो सोचते हैं यार कोई फ़र्क पैदा है, आज यह गल कर दो, कल नहीं जरूरत पड़ी तो उल्टी कर देंगे। अवाम जो है ना, वो जो खान साहब कहते हैं, उनका जो कंस्टिट्यूंसी है वो मानते हैं, जो मर्जी कर लो। तो आपने देखा ना खान साहब को मिस्टर, वो तो उन्होंने एक दिन कह दिया था यू टर्न जो करता नहीं है वो सियासतदान, लीडरशिप की निशानी होती है, लीडरशिप की निशानी होती है। तो वो तो निशानी हर दूसरे दिन इज़हार करते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैंने ये कहा तो फिर मैंने ये कर दिया। तो ये वही खान साहब हैं जो कि जब अमेरिका से आए थे, आपने पता था वर्ल्ड कप जीत गए और कहते थे वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद इन्होंने फिर बयान दे दिया कि जी वो स्लेवरी से अफगानिस्तान जो है वो गुलामी की जंजीरें अफगानिस्तान में तोड़ी हैं। उसके बाद तो मतलब खान साहब मास्टर हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने फिर वही हरकत की है कि पहले अमेरिका को गालियां देते रहे कि जी वो उन्होंने रिजीम चेंज किया, रिजीम चेंज कर दिया। तो वो जिन्होंने रिजीम चेंज की थी उन्होंने फिर जाके गोडे पाड़ लेने कि कुछ करो, ए भी रिजीम चेंज कर दिया जो तुसी पहले की थी तो भी कर। अच्छा, उसमें कहा गया कि जो डिटेन किए गए गैर कानूनी तौर पर उनको रिहा करवाया जाए। इम्पैक्ट होगा इस लेटर का पाकिस्तानी अथॉरिटीज को? किस लेटर का? इसी लेटर में जो 31 नहीं जाहिर है ना, टू बाइडेन एंड ब्लिंकन जो लेटर लिखा गया है 31 कांग्रेसमैन की तरफ से, और कहा गया कि पाकिस्तान पे दबाव डालें कि जो अरेस्ट किए गए लोग, मैंने कहा ना कि दैट लेटर वो IMF के ऊपर भी इस्तेमाल वो भी करेंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक है, अपने अपने मफाद के लिए वो करेंगे। ओके, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। चले, बट इसमें मैं एक बात और कहता चलूं कि ये ना आप समझें कि मैंने PTI के खिलाफ बात की है। वन शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। वो क्या कि यार ये जो है ना मौका परस्ती यू टर्न लेना, तो ये तो हमारे PDM के दोस्त भी करते हैं सारा वक्त। मुझे ये बताया कि वो वोट को इज्जत दो कहाँ गया आज, कि मुझे ये बताएं कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने इन्होंने निकाला था उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं फिर से। तो मतलब है आप सोचे तो सही जरा। बिल्कुल, हाँ, ये पॉइंट टू बी नोट। और इसी वजह से आपको पता है हाथ मजबूत होते हैं। मैं तो जब भी ये बातें करते हैं ना, कोई भी हो, मैं समझता हूँ इससे कोई असूल नहीं है, टोटल मौका परस्ती है। Everything is fair in love and war and politics. Everything is actually, in my view, not fair in love and war, but in politics. Okay, you stand apart always, like always. अच्छा, अब जब बात आज नेशनल असेंबली सेशन की हुई, सेठी साहब, तो क्विकली कुछ चीज़ें बड़ी लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि नेशनल असेंबली सेशन में आज नवाज शरीफ साहब भी आए, स्लो वॉक थी उनकी, उन्होंने मुसाफा वगैरह की आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, वो कौमी असेंबली में जा पहुंचे, हल्फ लेना चाहिए था उन्हें। देखिए, कौमी असेंबली में तो जाना ही था ना, इलेक्शन जीते थे तो जाना ही था। हाँ, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, मेंबर असेंबली बनने के लिए तो नहीं। तो मेंबर पहले बनेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात ये है अच्छा कि देखिए चांस है, नहीं चांस तो बाद की गल है। वो देखिए वंस यू देयर ना, तो अब सबको पता है कि आप लीडर हैं,
अगर मियाँ साहब बाहर बैठ जाते और कहते मैंने असेंबली में नहीं जाना, तो फिर इट वाज लाइक सेइंग कि मैं असेंबली को नहीं मानता। खान साहब मान रहे हैं, उनके लोग ओथ ले रहे हैं, तो आप बाहर बैठे हुए कहते हैं मैं नहीं लेना। वो कह रहे थे यार एक छोटापन है, ये खुद अपनी हुकूमत जो है, अपने भाई की हुकूमत, अपनी बेटी की हुकूमत को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये तो ये है, दिस इज हिज जेस्चर ऑफ सपोर्ट कि मैं आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ बैठूंगा, आई एम स्टिल द लीडर। बाय द वे अभी वो प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं, वो आपको पता ना, शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं ना प्रेसिडेंट। अच्छा, पहले PMLN के, हाँ, वो इनको बैन कर दिया था ना अंडर द लॉ। अब ये वापस प्रेसिडेंट बनेंगे एंड ही विल सिट इन द असेंबली एज द प्रेसिडेंट। और आप देखिएगा इनकी सीट कहाँ होगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हर बात इनको कंसल्ट करके करेंगे, और ये आएंगे जाएंगे, एंड एक्चुअली लगेगा यही कि लीडर यही है, प्राइम मिनिस्टर यही है। मगर वो बड़े केयरफुल हैं, ही विल अलाउ शहबाज टू टेक ऑल द डिसीजंस, और लगेगा ऐसे ही कि ये, बट बिहाइंड द सीन्स हर फैसला जो होगा उसमें मियाँ साहब की इनपुट होगी। तो हर फैसला अगर इनपुट के साथ होगा, तो इसहाक डार साहब फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे थे, बातें खिल रही थी, मौलाना साहब की भी बातें खिल रही थी, लेकिन इसहाक डार साहब का जरा मामला बता दें, कैबिनेट में कौन कौन होगा, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कैबिनेट में कौन कौन होगा। देखिए डार साहब अब चेयरमैन सेनेट तो नहीं बनने जा रहे, नहीं वो नहीं बनने, हालांकि मेरा ख्याल है उनकी अब सेनेट खत्म हो रही है, मगर वो री इलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर भेजा जाएगा सेनेट। चांसेस तो यही हैं कि वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, मगर क्या फौरी बन जाएंगे फौरी तौर पे, या क्या इस वक्त शमशाद बेगम साहिबा वो रहेंगी कुछ अरसे के लिए नहीं, या कोई और बंदा आ जाएगा हेल्प करने के लिए और IMF के साथ नेगोशिएट करने के लिए, बिकॉज अभी अप्रैल तक कुछ बात चलनी है आगे। अच्छा। अभी फिर से जाके बातें होनी है, आखिरी ट्रांस जो है वो अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर आनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि डार साहब को अभी ना बनाया जाए, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लिया जाए, अभी वो ना बने। अभी देखिए ना, पीपल्स पार्टी वालों ने भी तो आना है ना, उनके लिए भी तो भी इंतजार करनी है। तो हो ये सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ना कोई किसी को ऑक्यूपाई किया जाए, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए एड हॉक अरेंजमेंट, ताकि ये मामला खत्म हो जाए। जैसे ही पीपल्स पार्टी आती है तो उस वक्त फिर सपोर्ट लेके और इनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। एक तो ये ऑप्शन है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात, जो मुझे, बाकी बातें तो सब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जी वो ख्वाजा आसिफ ये बनेंगे, और वो ये बनेगा, और फलाना ये बनेगा, फलाना वो बनेगा, मगर किसी ने अभी तक तबसरा नहीं किया कि हमजा शहबाज क्या बनेगा। क्योंकि हमजा शहबाज चला गया ना वहाँ, हमने डिस्कस किया था कि वो पंजाब में नहीं रह सकता जी, सेंटर में। तो मैं आपको जिसे कहते हैं ना, क्या वो खबर और एनालिसिस मैं आपको एनालिसिस ये करता हूँ कि हमजा जो है जी, ये शहबाज साहब ये करेंगे कि जो रोल है PSPM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन रोल अदा करेगा। ठीक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के 2 रोल होते हैं, एक ये कि सियासी गेट कीपर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो सियासी पैगाम देने होते हैं या लोगों को मिलना होता है, ये सारा कुछ वो PSPM जो है वो आगे फवाद हसन फवाद साहब और आजम खान साहब, एक ज़माने में फवाद हसन फवाद साहब थे, बाद में आजम खान साहब, और जब शहबाज शरीफ साहब से इन दी PDM गवर्नमेंट डॉक्टर तौकीर शाह से। अब क्या होगा, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको PSPM को, PSPM रहेगा मगर वो उसका रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, और वो उसके जरिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं और वो करेंगे। काबीना जो है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मैटर्स उसके अंदर आ गए हैं, पहले वो मिनिस्ट्री थी, वहाँ से हटा के बहुत सारी चीज़ें इधर ले आए हैं, PCB को भी इधर ले आए हैं कैबिनेट के अंदर, पहले वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के पास थी। अच्छा, मगर जो सियासी मामला आता है उसके लिए अब हमजा शहबाज को बुलाया गया है, उनको ही विल बिकम द पर्सनल, he will become the political secretary of the prime minister, personal to political secretary। तो वो सारी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी के लोगों के साथ मिलना, देखना किसको मिलाना है, क्या उनको देना है, क्या करना है, सारे सियासी अफेयर्स जो हैं वो हमजा करेगा। डोंट फॉरगेट, हमजा वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम लीग इन पंजाब। तो उनको वहाँ से उठा के अब सारे पूरी मुस्लिम लीग का बना दिया है, ठीक है, ताकि ये अब पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोल करेगा हमजा वाया शहबाज साहब वाया हमजा, और उधर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो वाया द न्यू सेक्रेटरी। अब वो कौन होगा सेक्रेटरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कामरान साहब, वो शायद उधर चले जाए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
इमदाद बोसाल जो हैं वो आ जाएंगे एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ओके, ये नाम उनका आ रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है कि हमजा क्या होगा। तो हमजा को पॉलिटिकल बहुत पावरफुल रोल। डू यू थिंक a good deal it is? वेरी गुड, okay. ग्रेट। अगर रखना ही है हमजा को तो फिर, और ये जो बाकी लोग कहते हैं मरूसी सियासत ये वो, अगर उसको आपने इग्नोर करना है हाँ। तो फिर ये हमजा के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। चले, अगर पंजाब हाथ से गया भी तो सेंटर आ गया। देखिए पार्टी तो पंजाब की है ना, तो पंजाब फिर भी हाथ में फिर भी हाथ में है। हाँ, चलें ठीक है। इट्स अ गुड डील फॉर हिम, देयर इज नथिंग टू लूज। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, वो कहते हैं ना, रूलते गए पर चस बड़ी आई है। अब जब आप एक हुकूमत के दौर से गुजर आते हैं तब के इंकशाफ करते हैं, लेकिन अब आप नई हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बात कर रही हूँ। उन्होंने अब जब नए सेटअप में आने लगे तो पुराने सेटअप की बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ बाहम मिलकर हमसे कानून साजी करवाते रहे और इसके लिए हमें ISI के मेस में जाना पड़ता था। कौन सी लेजिस्लेशन करवाई इन्होंने और ये साबित कर सकते हैं ख्वाजा आसिफ? मुझे समझ नहीं आई क्यों ख्वाजा आसिफ ऐसी बाटें करते हैं। हाँ। जिसके साथ इनकी अपनी पार्टी की शर्मिंदगी होती है। हालांकि तुसी लम्बे पे हो और तो कहना सुना इधर आओ तो तुसी टिक 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 करके पहुंच जाते से होते। और ख्वाजा साहब का तो पैसे रेपुटेशन भी यही है ना जी, कि वो फोन करके कहते थे मैं हार रहा हूँ। वो बहुत कुछ है। और डिफेंस मिनिस्टर इसीलिए बनाया था ना कि जिनको वो कह रहे कम तो टका टक 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 करके हाजिर जनाब पहुंच जाना। तो अब वो इसकी एडमिट करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों क्या जरूरत थी? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, बस हमें आदत है ना बोलने की। कहीं ये तो नहीं बताने लगे कि आगे भी हमारे साथ यही होना है? नहीं, आगे क्या हो रहा है अभी क्या बताएंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर बताएंगे कि क्या हो रहा है। इन द मीनवाइल हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है। अब इन्होंने बात नहीं बताया नहीं कि कौन सी लेजिस्लेशन, मगर वो स्पेकुलेशन हो रही है, मगर उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए FATF ये तो तस्लीम कर लिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ ने बहुत अहम रोल अदा किया था ताकि इसको पुश करने के लिए। अदरवाइज ये जो पॉलिटिकल जॉनीज है ना, इनके बस की बात नहीं थी। इतने मुश्किल काम था ये जल्दी में इसको निपटाना कि ये अगर इनकी हेल्प ना होती तो ये होता ना। और उन्होंने ये करवाया है फाटफ, नहीं तो अभी भी हम अब तक डिफॉल्ट करके फारग हो गए होते हम। तो ये जो है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट पॉलिटिकल इंटरवेंशन बाय द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। उनकी वजह से ये सारे लोग टाइट हो गए और उन्होंने फिर वो कानून बनाने शुरू किए और सारी चीज़ें जो थी उनकी रिक्वायरमेंट थी, 20 कंडीशनैलिटीज थी, उनको पूरा किया वन बाय वन करके। एंड अगर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ ये बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए इसके लिए तो खैर दाद देनी चाहिए, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में था जी। अच्छा, मगर जो अगली बात है जो जिसका जिक्र नहीं आया, मैं आपको बता दूं, मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर इसका जिक्र भी किया था पहले, मैं फिर अब आपको बता देता हूँ। रेकोडिक बड़ा प्रॉब्लम था। उसके अंदर बहुत बड़ा एक आपको फाइन हुआ था, वो $12 बिलियन का गालबन, और उसको किसी तरीके से रेकोडिक का मसला हल करना था। और ये जनरल बाजवा की ये कोशिश थी कि ये इमरान खान की हुकूमत इसको करे, अगली हुकूमत शायद इतनी पावरफुल नहीं होगी या वो कर नहीं सकेगी या क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा। बिकॉज इसके अंदर तो हमने $6 बिलियन के ऊपर जो सेटलमेंट करवाई है उसके अंदर हमें तो कुछ नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत मिला है वो बलूचिस्तान को मिला, बाकी तो वो ले गए हैं सारा कुछ। मगर अगर ये ना करते तो वो हमारे गले पड़ जानी थी और आपके पास तो पैसे नहीं थे कि आप 10 साल में भी वो पे ना कर सकते। तो अगेन दिस वाज अ वेरी बिग थिंग दैट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डिड कि इस मामले को उन्होंने रिजॉल्व करवाया। और ये अगर फौज साथ ना होती तो ये कानून की वजह से ये फंस जाता। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जाके ये फंस जाता। जैसे कि इफ्तिखार चौधरी जाते जाते मरवा गए हमें इसके ऊपर, और भी अदालतों ने इधर उधर नहीं इसको फंसा देना था। तो ये अगेन इट वाज अ वेरी ग्रेट इंटरवेंशन। मगर एक और इंटरवेंशन थी जिसके ऊपर ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि वो क्या थी, और ना ही उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाली गई है। वो थी गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बनाने का एक इरादा। और वो बड़ी ज़रूरी थी बिकॉज खबरें ये आ रही थी कि इंडिया किसी वक्त भी इंटरवेंशन करके किसी किस्म की भी क्रिएट करके प्रॉब्लम इसको क्लेम ना कर ले। तो इंडिया तो अभी भी कहता है ना गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा कश्मीर का है। तो इसको अगर प्रोविंस बना देंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इनटू आवर लीगल स्ट्रक्चर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया को इसको हज़फ करना। हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। और फाइनली जो अनफॉर्चुनेट, ये सब अच्छी चीज़ें थी, मगर जो अनफॉर्चुनेट थी वो पीका के अंदर भी
इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, क्योंकि वो तंग आए हुए थे जर्नलिस्ट से और सोशल मीडिया वालों से, और वो पीका बड़ी सख्ती के साथ पीका बनाना चाह रहे थे। खान साहब ऑन बोर्ड थे, और उसके बाद ये पीका जो बना भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की गई, बिकॉज शोर डाल दिया ऑपोजिशन ने उस वक्त की, मगर ये पीका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल था। उस वक्त याद रहे कि ISPR बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। ठीक है, वो सेम पेज था ना। हाँ, सेम पेज, और 5th जनरेशन वॉर और पॉजिटिव रिपोर्टिंग। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त जनरल साहब जी, आसिफ गफूर साहब। अच्छा, आसिफ गफूर साहब की बात हो रही है, याद किया जा रहा है उनको। अच्छा, ये तो इससे तो यूं लगता है कि नो डाउट वो तो आधी रात को भी जर्नलिस्ट को ट्वीट करके उनका जवाब दिया करते थे, बहुत एक्टिव थे। फिर उसके बाद ISPR में खामोशी हो गई उनके जाने के बाद। एनीवेज, इससे तो ऐसे लगता है जैसे सियासतदान जो हैं उनको नहीं समझ मुल्क के मफाद में क्या है, लेकिन आर्मी ने ये सारे इकदाम किए। अच्छा, जब आर्मी की बात आ रही है तो आर्मी चीफ हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ASP हैं जिन्होंने लाहौर इचरा वाक़े में बड़ा कलीदी किरदार और बड़ा अहम और नाजुक किरदार अदा किया। एक खातून होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह हुजूम को एड्रेस किया, एक खातून की जान बचाने के लिए, उसको बड़ा सराहा गया है। मरीम नवाज साहिबा ने भी सराहा, लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने उनको बुला के शाबाश दी, और इस मौके पर कुछ बातें भी उन्होंने कही। मैं चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, आर्मी चीफ ने क्या मैसेज दिया इस वाक़े को लेकर? एक्चुअली इसके ऊपर दो सवाल खड़े हुए हैं। एक तो ये कि क्या मैसेज दिया है उन्होंने, किसको दिया है, इनको दिया है, किसी और को दिया है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या आर्मी चीफ को मिलना चाहिए था कि नहीं। अगर किसी को मिलना चाहिए था शाबाश देने के लिए तो IG साहब, उन्होंने तो ऑलरेडी कर दी थी, मरियम ने भी कर दी चीफ मिनिस्टर ने, तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे जी, तो मतलब है कि आर्मी चीफ क्यों कूद गए इसके अंदर। ये इसके ऊपर बातें हुई हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने क्यों हाथ रखा उनके ऊपर, ये तो बड़ी पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड है, मर्द होता तो हाथ ना रखते। ऐसी बातें मैंने सुनी हैं, मैं इत्तेफाक नहीं करता इन बातों से। मैं आपको बताऊं क्यों। पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ का मिलना जो है वो एक बहुत पावरफुल मैसेज है ASP को नहीं, ये मजहबी जमातों को है, और वो सोच वाले लोग जो इस किस्म की चीज़ में मुब्तला होते हैं। और आर्मी चीफ ये जनरल बाजवा नहीं है, ये कोई सेकुलर आर्मी चीफ नहीं है। ये आर्मी चीफ लाइन बाय लाइन, कोट बाय कोट, हर मौलवी के साथ खड़े होके बैठ के कुरान कोट कर सकते हैं, हदीस कोट कर सकते हैं। इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते इनकी इंटरप्रिटेशन कि इस्लाम क्या है, क्या कहता है। तो जब ये अपनी अप्रूवल देते हैं कि बच्चे तुमने सही किया, क्योंकि उस औरत ने कोई गलती नहीं की थी और आपने यू डिड द राइट थिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज टू द रिलीजियस क्लासेस। उनके लिए ये बड़ा पैगाम है, बड़ा इनडायरेक्ट पैगाम है। ये नहीं बुला के दाढ़ी वालों को कहा कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, नहीं, उन्होंने अपना पैगाम दे दिया है। और मैं ये समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पैगाम दिया उन्होंने, एक बड़े तरीके के साथ कि पैगाम चला गया। ये ASP को बुला के शाबाश दी। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं शाबाश तो देनी बनती है ना, मगर जो उनको जो इंटरवेंशन है, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कि हम किसी किस्म की एक्सट्रीमिज्म को और इस किस्म की इमोशनलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारे लिए दिस इज़ नॉट कुरानिक, दिस इज़ नॉट इस्लामिक। बिल्कुल। तो ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मौलवी चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो तो बैठ जाएंगे, कहेंगे आ जा, फिर बैठ जा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इंटरवेंशन। मेरी उम्मीद है कि इसके जब भी आएंगे, वो इस मुल्क में आते हैं, तो आर्मी चीफ जो है इसी किस्म के पैगाम अपनी नॉलेज, एनलाइटेंड नॉलेज के साथ ऑन व्हाट इज़ इस्लाम और क्या जायज़ है और क्या नहीं जायज़, इसी किस्म के पैगाम देंगे। और इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ेगा माहौल के अंदर भी, और इंतहा पसंदी की रोकथाम में मदद मिलेगी। यानी सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा का जो इकदाम था वो तो काबिल तहसीन था ही, लेकिन आर्मी चीफ का उस पे मोहरे तस्दीक सब सपोर्ट करना कि आपने सही किया और आपका मौक़िफ़ सही था, माशरे के लिए एक मैसेज है ओवरऑल, माशरे के रवैये के लिए। और ये इस तरह के रवैये को बार बार रिपीट किया जाना चाहिए ताकि इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का खात्मा हो सके। और यही आर्मी चीफ है जो कर सकता है, यही कर सकते हैं। इससे पहले जो आए वो नहीं कर सकते। सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, अब ये सैयद आप भी सैयदा, वो सैयद साहब भी, हाफिज साहब भी सैयद, ये खातून जो है ये भी कोई सैयदा निकली है, और मेरी अहलिया भी कोई सैयदा है। मैं घिराव हो गया सैयदों की जरूरत की, क्या चक्कर है। आप मारे नहीं गए, आप बख्शे गए। हाँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत से सवाल आपके जो मौज़ूआत की कसरत की वजह से आज हम शामिल नहीं कर सके, कल हम कोशिश करेंगे कि उनको तफसील से अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अपने सवाल इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।